हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता रहे। आज हम लोग देखेंगे 27 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर से बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग इसमें सीडीपी का रिवीजन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश डैश आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है केवल गुणात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है केवल मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है न ही गुणात्मक और न ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? पहला है लिखना, दूसरा है कूदना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है तैरना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, ऑप्शन नंबर 2 गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 3 शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 6 है किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 4, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर 4 है यह द्वितीय समाजीकरण का कारण नहीं होता है। इसमें सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पहला है अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा है अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार एवं कानून, और चौथा नंबर ऑप्शन है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन घटित होता है जब, ऑप्शन नंबर 1 बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या लाल के जगह पे कूल होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे होगा, जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या कूल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन फ्याजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी खाली स्थान दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश डैश को महत्व देते हैं। तो जब कक्षा प्रगतिशील होगा तो सीधी सी बात है आलोचनात्मक चिंतन को महत्व दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः वैयक्तिक बुद्धि, यानी इंट्रा इसमें लगा रहता है अंतः वैयक्तिक। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। तर्क है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें ये कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है। तो अब ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। तो जैविक अंतरों के लिए लिंग का प्रयोग होता है और जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें लिंग है और जेंडर है। तो लिंग यहाँ भरा जाएगा और जेंडर यहाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर 1 है, स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूलों द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद करते हैं। ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, छात्रों को उन भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं, शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए। ये तो गलत है। स्कूलों द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे या संरचनाओं पर आधारित होते हैं। यह है मानकीकृत परीक्षणों के लिए कि ढांचे संरचनाओं, ये मूल्यांकन के सख्त ढांचे और संरचनाओं पर आधारित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ साल के अंत में परीक्षा। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक ऑप्शन नंबर 1 है अर्थहीन है। ऑप्शन नंबर 2 है कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम की गति को बाधित करेगी। ऑप्शन नंबर 4 है अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, समावेशी शिक्षा की विद्यार्थियों के लिए अधिगम की उपयुक्त स्तर मान रखती है। ऑप्शन 1 सृजनात्मक, ऑप्शन 2 स्वलीन, ऑप्शन 3 अधिगम विकार, ऑप्शन 4 मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन चूज करेंगे 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है तो डैश डैश कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोजकर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्व केंद्रीयता,
ऑप्शन नंबर 2 है सृजनात्मकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 है बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 1 तो सही लग रहा है। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, ये भी सही लग रहा है। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्र, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे बेस्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रभावी नहीं है, यानी नेगेटिव पूछ रहा है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यही इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। पहला है अमेरिका की राजधानी क्या है। दूसरा है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। तीसरा है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश डैश होनी चाहिए। तो ये प्रस्तावित करती है कि अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर 1 है, अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है, ये तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये सही है, जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पेपर पेंसिल ये गलत है, केवल शिक्षक, ये भी गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो ये तो अनुक्रिया समोचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट, अनुक्रिया समोचन आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, संरचनावादी, संरचनावादी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, समस्या के समाधान की वो प्रणाली जिसमें लक्ष्यों से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है कहलाती है क्या। कलन विधि नहीं, कलन विधि नहीं कहलाती है। यह हो जाएगा पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, पीछे की ओर चलना, यानी पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 27 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, उन्हें कक्षा के लिए एक अलग खंड में बिठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 दुश्चिंता और भय पैदा करके, ये तो गलत है। प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत है। यह है व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनकी सहयोग करके, ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थियों की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। तो ये 30 का 30 CDP पूरा हो गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।